नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। दोस्तों, कक्षा 12 आपका इतिहास का ये प्रश्न पत्र है, सोमवार वाला 11 अप्रैल का। ध्यान से इसको देख लेना। और एक अखबार में भी कटिंग आ चुकी है कि जो शेखावाटी मिशन 100 वाली जो PDF है उसमें 90 से 92% पेपर कवर हो रहा है। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि उस PDF को एक बार आप ज़रूर पढ़कर चले जाएँ और उसी के आधार पर मैं ये आपको प्रश्न पत्र दे रहा हूँ। पहले मैं आपको बता दिया था आपके शुरुआती वीडियो में कि 4-5 सब वीडियो आएंगे और उन सभी में आपका पूरा पेपर कवर कर देंगे। तो लगभग एक वीडियो 7-8 मिनट का होता है, तो उसको तो आप पूरा देख सकते हो। हिस्ट्री को हमने कंप्लीट करवा रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देखो, इतिहास को बिल्कुल कंप्लीट करवा रखा। पूरे लेसन हमने डिटेल से पढ़वा रखे हैं, नोट्स भी दिए थे। जो शुरुआत में बच्चे जुड़ रहे थे उनको पता है। तो बहुत ही अच्छे से इसको तैयार करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हमारा एक चैनल और है, प्लीज़ आप उसे सपोर्ट करें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे आप सब्सक्राइब कर लें। अब हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो उत्तर मैं स्पीड से आपको बता देता हूँ। 1813 ईस्वी में। कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस बुकानन ने की थी। बम्बई प्रांत में राजस्व की कौन सी प्रणाली लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? तो 1857 ईस्वी में। ब्रिटेन भारत से कपास का आयात करने से पहले किस देश के कपास से वो निर्यात करता था? किस देश से? तो अमेरिका से। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी साथियों? तो 1878 में। जब इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय वर्धमान का राजा कौन था? तो तेज चंद था। नेक्स्ट है, योमन किसे कहा जाता था? तो आपको बी ऑप्शन सही मिलेगा, छोटे किसान को। बंगाल में शक्तिशाली जमींदारों को किस नाम से जाना जाता था? तो राजा के नाम से जाना जाता था। अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे वो भी आप देख लें। औपनिवेशिक काल में भारत में किस प्रांत में ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने हेतु नई कौन सी राजस्व प्रणाली स्थापित करने का प्रयत्न किया गया? तो बंगाल प्रांत में। और इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया? वह उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1793 ईस्वी में गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिंपल सा क्वेश्चन, इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू की गई? 1793 में। कहाँ? बंगाल में। और गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के पीछे ब्रिटिश अधिकारियों की क्या मंशा थी? आपके छोटे किसान एवं भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग का उदय होगा जिसके पास कृषि में सुधार के लिए पूंजी का उद्यम होंगे और ये वर्ग कंपनी के प्रति वफादार होंगे। इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है ये आपको बताना है। तो इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, जो बंगाल के जमींदारों व कंपनी के बीच कर वसूलने की एक स्थायी व्यवस्था थी जिसमें की दर निश्चित होती थी। ये बंदोबस्त में जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं बल्कि राज्य का राजस्व समाहर्ता संग्राहक होता था। सूर्यास्त विधि या कानून क्या था ये आपको बताना है। तो निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आने पर जमींदार को नीलाम किया जाता था, उसे सूर्यास्त विधि या कानून कहा जाता था। साथियों, 11 अप्रैल के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इनको अच्छे से तैयार करके जरूर जाएं। जमींदार किस अधिकारी के माध्यम से राजस्व का संग्रहण करता था? तो अमला। रैयत शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था? तो किसान के लिए। जोतदार कौन था? तो उत्तरी बंगाल में धनी किसानों को जोतदार कहते थे, जो बटाईदारों के माध्यम से खेती करते थे। बटाईदारों का क्या कार्य होता था ये आपको बताना है। तो उन्हें हथियारों व बरगादार भी कहते थे, जो स्वयं के हल से खेती करते थे तथा उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को वो दे देते थे। कुदाल एवं हल किन लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता था? तो कुदाल है वो पहाड़ी लोगों का और हल व संथालों का जीवन का प्रतीक माना जाता था। पहाड़िया लोग मैदानी भागों पर आक्रमण क्यों करते थे? तो उत्तर लिखना आपको कि अभाव एवं अकाल के वर्षों में जीवित रहने के लिए, मैदानी लोगों पर अपनी ताकत दिखाने के लिए। उसके बाद में सिंधु विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु मांझी ने।
दक्कन में सर्वप्रथम आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो पूना के गांव सुपा में, जहां विपणन केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सभी जगह साहूकारों पर हमले हुए, बही खाते जला दिए गए और ऋणबंध नष्ट कर दिए गए। रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था के बारे में आपको बताना है। तो इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत से तय की जाती थी। औसत आय का अनुमान लगातार राजस्व तय किया जाता था। हर 30 साल में राजस्व का निर्धारण पुनः किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दक्कन दंगा रिपोर्ट में किन तथ्यों का संकलन किया गया? तो रैयत, साहूकार व चश्मदीद गवाहों के बयान, विभिन्न क्षेत्रों की राजस्व की दर, कीमतों एवं ब्याज के आंकड़े, जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ताल्लुकदार को परिभाषित कीजिए। तो वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो, आगे चलकर उसका अर्थ है क्षेत्रीय इकाई हो गया। फ्रांसिस बुकानन कौन था, ये आपको बताना था। तो ये एक डॉक्टर था, चिकित्सक था। उन्होंने कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना की, भूमि का सर्वेक्षण किया, बंगाल में दिनाजपुर के जोतदारों का उन्होंने उल्लेख किया। और आप पूरा पेपर देखें। तो बता रहा हूँ 11 अप्रैल के लिए एक ऐसा वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, हिस्ट्री का अनुभव है, मैं पहले से बता रहा हूँ, आप प्ले लिस्ट में देखें, फुल डिटेल से हमने पढ़ा रखी है। तो ध्यान से इस पर आप विश्वास करके जाएं, वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक दे रखा है उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। खालिस्तान को दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। तो 10 मई 1857 को दोपहर बाद मेरठ छावनी से सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था 1857 की क्रांति का। 11 मई 1857 को विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली को नियंत्रण में लेकर को अपना नेता घोषित कर दिया था। किसे? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे को अपना नेता घोषित किया था। किसको? तो बेजिस कद्र को। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन कि छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में एक आदिवासी काश्तकार ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला। किसने? गोनू ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह को उपनाम से जाना जाता है। किस उपनाम से? डंका शाह। दत्तकथा को अवैध घोषित कर अंग्रेजों ने, देखो ये दत्त प्रथा है, को झांसी और सतारा को रियासतों के कब्जों में कर लिया था। तो ये देखो गोद निषेध प्रथा की बात चल रही है इसमें। 1856 में कुशासन के आधार पर अवध का नवाब था वाजिद अली शाह और कहा गया था कि देह से जान जा चुके हैं, शहर के काया बेजाना, आपको याद हो तो 1856 में कुशासन के आधार पर अवध रियासत को औपनिवेशिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित किया गया था। अवध के अधिकरण के बाद 1856 में अंग्रेजों ने एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी। अवध को बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था। 1857 की क्रांति के दौरान अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ के राहत नामक चित्र द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? थॉमस जोन्स बारकर। जोसेफ नोएल पैटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद चित्र बनाया। कौन सा? तो स्मृति में बनाया था, इन मेमोरियम। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद ये वायसराय बना दिया गया इसको। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलखंड के लोगों के मुँह सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रसिद्ध कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसके? सुभद्रा कुमारी चौहान के। हास्यप्रक व्यंग्य की ब्रिटिश पत्रिका पंच के कार्टून में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के नरम सुझावों का मजाक उड़ाया गया। किसने? द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग, कैनिंग का दया भाव। सहायक संधि का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, अवध राज्य ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया? तो 1851 में। 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली 2 महिला शासिकाओं के नाम लिखिए। तो एक रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, दूसरी बेगम हजरत मल अवध से थी। 1856 में कुशासन के आरोप को आधार बनाकर अंग्रेजों ने किस नवाब को अपदस्थ कर अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था? तो नवाब वाजिद अली शाह इसमें आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना में ग्रामीणों को संगठित कर विद्रोह को नेतृत्व किसने किया था?
तो शाहमल ने किया था। रंग बाग का निर्माण किसने किया था? प्लेजर गार्डन किसने? नवाब वाजिद अली शाह। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी हटाकर कहाँ निष्कासित किया गया? कलकत्ता में। सती प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया? 1829 में। 1857 की क्रांति के दौरान ऐतिहासिक आजमगढ़ घोषणा कब की गई? तो 25 अगस्त 1857 को। अंग्रेजों को दिल्ली को क्रांतिकारियों के कब्जे में कब मुक्त कराने की सफलता मिली? तो सितंबर 1857 को। अवध क्षेत्र को अंग्रेज कब दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए? तो मार्च 1858 को। 1857 की क्रांति के दमन के निर्णायक भूमिका अदा करने वाले 4 अंग्रेजी सेना नायकों के आपके नाम लिखने आपको। तो कॉलिन कैम्पबेल हो गया, जेम्स आउटरम हो गया, हेनरी हैवलॉक हो गया, कर्नल इंग्लिश हो गया। जस्टिस नायक नामक चित्र में किस अंग्रेज महिला को कानपुर में विद्रोह का दमन करते हुए चित्रित किया गया है? तो मिस वेलर को। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से सर्वप्रथम किस सैनिक कंपनी ने इनकार कर दिया था? तो आपको लिखना होगा थर्ड लाइट कैवेलरी। देह से जान जा चुकी थी, कोई सड़क, बाजार और घर ऐसा ना था जहां जान आलम बिछड़ने पर विलाप शोर न गूंज रहा हो। लोकगीत में बिछड़ने का शोक व्यक्त किया गया। किसमें? तो लोकगीत में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कलकत्ता निष्कासन पर अवध की जनता शोक इसको व्यक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि कंपनी सरकार ने अवध के विलय में दिलचस्पी क्यों थी? तो अंग्रेजी कंपनी सरकार उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्रांत अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय को लेकर हमेशा आतुर थी, क्योंकि उस क्षेत्र नील व कपास की खेती के लिए उपजाऊ था। इस इलाके को एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था। ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, उक्त कथन कब व किसने किसके बारे में कहा था? तो 1951 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध रियासत के बारे में ये कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। अवध में 1857 की क्रांति के संघर्ष की व्यापकता का संक्षिप्त में आपको लिखना है। तो अवध 1857 की क्रांति का बड़ा केंद्र था। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। एक अनुमान के मुताबिक आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आज़ादी विद्रोह में शामिल थे। अवध क्षेत्र में लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदारों और किसानों के हाथों में थी। अवध के अधिकांश तालुकदार नवाब के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थे, इसलिए वे लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में सम्मिलित हो गए। कुछ निष्ठावान तालुकदारों ने बेगम की पराजय के बाद संघर्ष जारी रखा। कड़े संघर्ष के बाद ही अंग्रेज मार्च 1858 तक अवध क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब हुए। 1857 की क्रांति मौलवी अहमदुल्ला शाह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो धार्मिक उपदेशक मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी शासन के विरुद्ध धार्मिक प्रचार किया। जब वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल से रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोह में अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित किया। विद्रोह का विश्वास था कि मौलवी अहमदुल्ला के पास जादुई शक्तियाँ। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? साथियों, मैं फिर से कह रहा हूँ, 11 अप्रैल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। अंग्रेजों के उपद्रव शांत करने के लिए कई कानून पारित किए। समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया। सैनिक अधिकारियों के साथ साथ अंग्रेजों को भी ऐसे भारतीयों पर मुकदमा चलाने और सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। कानून और मुकदमे का सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई। स्पष्ट कर दिया गया कि विद्रोह की केवल एक ही सजा हो सकती है, वो सजाए मौत है। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल भी किया। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और नेतृत्वकर्ता के नाम लिखिए, स्टार लगा लीजिए। तो नेतृत्वकर्ता दिल्ली का मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, कानपुर का नाना साहब, अवध का बेगम हजरत महल, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर बिहार का जमींदार कुंवर सिंह, लिख देना। उसके बाद आप देखेंगे 1857 की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा क्यों दी गई? तो 1857 की क्रांति को देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है।
क्योंकि इस जन क्रांति में देश के प्रत्येक धर्म जाति समूह ने साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़ी और संयुक्त उद्देश्य बाबत संघर्ष में उन्होंने भाग लिया। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत हड़प नीति क्या थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा कंपनी के राज्य का विस्तार किया। इस नीति के तहत देशी राज्यों के शासकों ने दत्तक पुत्र लेने की प्रथा पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी। उनके राज्य को कंपनी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। गोद निषेध प्रथा के अतिरिक्त अवध जैसे अंग्रेज समर्थक राज्य का कुशासन का भी आरोप लगाकर 1856 में विलय कर लिया गया। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो कंपनी सरकार ने पुराने ब्राउन वेस बंदूक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग प्रारंभ किया गया। इस राइफल में जो कारतूस भरी जाती थी उसे दांत से काटना पड़ता था। सैनिकों ने अफवाह फैला दी कि इस कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी भी थी। इससे सैनिकों में भयंकर असंतोष फैल गया। 1857 की क्रांति के 4 राजनीतिक कारण बताए तो मुगल सम्राट के साथ अपमानजनक व्यवहार, अवध का कुशासन के आधार पर विलय, व्यक्तिगत नीति के आधार पर राज्यों का विलय, जमींदारों के अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष। 1-2 वीडियो और दूंगा, मैं आपको कोशिश करूंगा उनको भी आप जरूर देख कर जाएं, जिससे 11 अप्रैल के पेपर में एक बेहतरीन स्कोर कर सको। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों। डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक है उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें।